थर्ड क्वेश्चन देखो, पहले पढ़ो अपने आप क्या कह रखा है। देखो, कहा कि यदि टेंजेंट ए प्लस बी बराबर है √3 के और टेंजेंट ए माइनस बी बराबर है 1/√3 के, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। आपको टेंजेंट ए प्लस बी बराबर दे रखा है √3 के, टेंजेंट ए माइनस बी बराबर दे रखा है 1/√3 के। आपको ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बीच वाली इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन का क्लास 10th के लेवल पे कोई यूज़ नहीं है। जब क्लास 11 12th में जाओगे ना, तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने छोड़ दी है इसका यूज़ पता चलेगा। अभी के लिए इतना समझो कि भैया ये इन्फॉर्मेशन आपको आंसर को चेक करने में मदद करेगी। जैसे आपने ए और बी की वैल्यू पता कर ली है ना, तो जो ए और बी की वैल्यू आएगी ना वो 0 डिग्री से तो बड़ी होगी और 90 डिग्री से या तो छोटी होगी या बराबर होगी। समझ रहे हो? जब आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे, टेंजेंट ए प्लस बी बराबर √3, टेंजेंट ए माइनस बी बराबर 1/√3, जब आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालोगे तो ए और बी की वैल्यू का जो जोड़ है, जो सम है, वो 0 डिग्री से बड़ा मिलेगा और 90 डिग्री से या तो छोटा मिलेगा या फिर बराबर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, जो ए की वैल्यू आएगी ना वो बी से हमेशा बड़ी मिलेगी, ये आपको दिया गया। बात समझ में आ गई? तो हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन कौन सी हैं, एक तो ये है और दूसरी है हमारे पास ये। इन दोनों को हमने सोल्व करके ए और बी की वैल्यू पता करनी है। कैसे करेंगे वो देखो। तो जो देर का उसको लिख लेते हैं। क्या मिला है? टेंजेंट ए प्लस बी बराबर √3 दे रखा है ना, इसको बाद में लिख लेंगे। तो टेंजेंट ए प्लस बी बराबर √3 दे रखा है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। कैसे? इसको तो सेम लिख देते हैं, टेंजेंट ए प्लस बी का टेंजेंट ए प्लस बी बराबर √3 को मैं रेशो में बदल देता हूँ। समझ रहे हैं? यानी यहाँ पे तो अंकों में लिखा है, इसको मैं रेशो में चेंज कर दूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में, त्रिकोणमितीय अनुपात में, ठीक है। अब आपको जो टेबल बनानी सिखाई थी उस टेबल में देखो कि √3 कहाँ कहाँ आता है। दिखाऊँ आपको? ये टेबल का अपनी ये टेबल है ना, इस टेबल में देखते हैं √3 कहाँ कहाँ आता है। एक तो आता है √3 यहाँ पे, ठीक है, और एक आता है यहाँ पे। यानी एक तो टेंजेंट 60 डिग्री पे √3 होता है और एक होता है कोट 30 डिग्री पे √3, है ना। तो हम अपने क्वेश्चन में यहाँ पर √3 की जगह या तो टेंजेंट 60 लिख सकते हैं या फिर कोट 30 लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू जो है वो √3 होती है। टेंजेंट 60 की वैल्यू भी √3 होती है और कोट 30 की वैल्यू भी √3 होती है। तो √3 को चेंज करके आप इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। अब लिखेंगे कौन सा? हम लिखेंगे टेंजेंट वाला। क्यों? ताकि भैया ये दोनों बराबर हो जाएं और हम इनको कंपेयर कर सकें और इक्वेशन बना सकें। समझ में आई? अगर आप कोट 30 लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस वो ये कंपेयर नहीं हो पाएगा। कंपेयर नहीं हो पाएगा तो ए प्लस बी की वैल्यू नहीं मालूम चलेगी, ठीक है। तो इसलिए आपने यहाँ पे क्या लिखना है? टेंजेंट 60 लिखना है। समझ में आ गई? टेंजेंट ए प्लस बी का टेंजेंट ए प्लस बी, √3 को मैंने लिख दिया टेंजेंट 60 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पर कई बच्चे क्या सोचते हैं कि भैया टेंजेंट से टेंजेंट कट गया और आपका आ गया ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है ना। इसी तरीके से पढ़ाया भी जाता है, मैं भी ऐसे पढ़ाता था, लेकिन ये गलत होता है, ठीक है। ऐसे टेंजेंट से टेंजेंट कटता नहीं है, क्योंकि अगर ये कट गया तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया टेंजेंट ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई में था तभी कट पाया, है ना। लेकिन टेंजेंट ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई में नहीं होता। आपको पहले भी बताया था कि भैया साइन ए जब हम लिखते हैं तो साइन ए के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है। यहाँ पर जो ए है वो एक एंगल की तरह यूज हो रहा है, ऐसे यहाँ पर है। यहाँ पर टेंजेंट ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, बल्कि ए प्लस बी यहाँ पर एक मेन एंगल की तरह यूज हो रहा है। तो यहाँ पर ये ऐसे कटता नहीं है, इसको समझना एक बार, ये कटता नहीं है, ठीक है। अब आपको एक मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो साइन ए बराबर दे रखा है साइन 60 डिग्री के, ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों बराबर कब होंगे? जब आप ए की जगह क्या लिख दो? 60 डिग्री लिख दो, तभी तो बराबर हो पाएंगे। समझ में आई?
ए की जगह आप क्या लिख दो, 60 डिग्री लिख दो, तभी बराबर हो पाएंगे। तो इससे हमने क्या पता किया कि भैया ए जो है वो बराबर होगा 60 डिग्री के। समझ में आई? ऐसी चीज़ जैसे मान लो टेंजेंट ए बराबर दे रखा आपको 45 डिग्री के, सॉरी टेंजेंट 45 के, टेंजेंट ए बराबर दे रखा है टेंजेंट 45 के। तो ये दोनों बराबर कब होंगे? जब आप इस ए की जगह क्या लिख दो, 45 लिख दो, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि ए जो है वो 45 डिग्री होगा। ये कभी नहीं होता कि टेंजेंट से टेंजेंट कट जाएगा, गलत होता है ये। मैंने भी ऐसे पढ़ाया हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने सही पढ़ा, मैंने भी ऐसे पढ़ाया हुआ है, क्योंकि समझ में नहीं आता बच्चों को। एक टीचर का एम ये होता है कि आसान भाषा में समझाया जाए, लेकिन अब की बार ये एम नहीं कि आसान भाषा में समझाना है, अब की बार ये है कि भाई सारी की सारी चीज़ें बतानी है। तो टेंजेंट से टेंजेंट कटता नहीं है, समझ में आ गई? ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये बराबर तब होंगे जब आप ए की जगह क्या लिखें, 45 लिखें, तभी बराबर हो पाएंगे ना। टेंजेंट 45 टेंजेंट बताए तभी बराबर हो पाएंगे। कब बराबर होंगे? जब आप ए की जगह 45 लिखें, है ना। तो इसलिए ए बराबर 45 हो जाता है। और हम ऐसा सोच लेते हैं कि टेंजेंट से टेंजेंट कट गया इसलिए आ गया, ऐसा आता नहीं है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे है ना। तो आपने लिखना है कि a प्लस बी होगा यहाँ पर 60 डिग्री के। अब इसका रीज़न कैसे लिखोगे भाई? आपने a प्लस बी बराबर 60 डिग्री लिखा है, तो आपसे कह दूँ यार इसका रीज़न बताओ, तो रीज़न कैसे लिखोगे? आप ऐसे थोड़ी लिखोगे कि भैया टेंजेंट a प्लस बी टेंजेंट 60 डिग्री बराबर थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी 60 होगा। इतना बड़ा रीज़न थोड़ी लिखोगे, है ना। ये तो ऑब्वियसली मालूम ही चल रहा है, रीज़न लिखने की जरूरत ही क्या है कि भाई ऑब्वियसली मालूम ही तो चल रहा है कि भैया टेंजेंट a प्लस बी बराबर टेंजेंट 60 डिग्री के है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी 60 होगा, है ना। तो मैथमेटिक्स में जब आप रीज़न नहीं लिखते तो उसके आगे आप लगाते हैं दिस इम्प्लाइज का साइन। ये जो साइन लगाया ना, जो निशान लगाया तीर का, ये निशान होता है दिस इम्प्लाइज का, दिस इम्प्लाइज। इसका मतलब क्या है हिंदी में? ये तब लगाया जाता है जब आप कोई रीज़न ना दें, समझ रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री लिख दिया, अब ये कहाँ से आया कैसे मालूम चलेगा? आप ये निशान लगाएंगे, ये निशान लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि भैया हमने ये डाटा पिछली स्टेटमेंट से उठाया है। हमने ये जो स्टेटमेंट लिखी है ना a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये हमने पिछली स्टेटमेंट को, पिछली इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए, वहाँ से हमने लॉजिकली सोचते हुए फिर लिखी है, ठीक है ना। तब लगाया जाता है ये दिस इम्प्लाइज का साइन। समझ में आ गई? कब लगाएंगे? जब आप किसी भी स्टेटमेंट को लिखें और उसका रीज़न ना दे पाएँ। जैसे मैंने ये लिखा, अब इसका रीज़न नहीं दे पा रहा हूँ मैं। इसका रीज़न सिंपल सा ये है कि हमने पिछले स्टेटमेंट से इसको उठा करके लिखा है, पिछली स्टेटमेंट को देखा और पिछली स्टेटमेंट में हमने दिमाग लगाया कि भैया ये अगर ये बराबर हैं तो लॉजिकली रूप से, ध्यान देना शब्द पे, लॉजिकली, भाई ऑब्वियसली बात है ये दोनों बराबर होंगे, है ना। तो ऑब्वियसली ये बराबर होंगे, तो इसलिए हमने ये लिखा है। इसको हिंदी में बोलते हैं दिस इम्प्लाइज को, कि यह बताता है। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे वो देखिए, बोलते हैं कि टेंजेंट a प्लस बी बराबर है टेंजेंट 60 डिग्री के, तो यह बताता है कि a प्लस बी 60 डिग्री के बराबर होगा। इस तरीके से पढ़ा जाता है। ये कुछ ज़्यादा ही बता दिया मैंने, लेकिन ये मतलब होता है। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, हर एक इक्वेशन के आगे ऐसे लगा देते हैं। मैं भी ऐसे लगाता था, लेकिन ये गलत होता है, ठीक है ना। इसके बारे में आपको 11th-12th में मालूम चलता है ज़्यादा, लेकिन फिर वहाँ पे दिक्कत पता है क्या होती है? जैसे 11th क्लास में आपको बताएंगे, ये साइन बताया नहीं जाएगा, ये वैसे लगा देंगे, ठीक है ना। फिर वो बच्चे को कन्फ्यूज़न रहती है कि भाई ये लगाया क्यों है, ठीक है। ये तब लगाते हैं जब हमने लॉजिक का यूज़ किया हो, ठीक है, कोई स्पेशल कारण ना हो, हमने लॉजिक का यूज़ किया हो, ठीक है, तब ये निशान लगाया जाता है। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसकी, टेंजेंट a माइनस बी बराबर 1/√3 के। इसको भी हम ऐसे ही चेंज करेंगे जैसे इसको चेंज किया था। तो इसको लिख सकता हूँ टेंजेंट a माइनस बी बराबर टेंजेंट 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि टेंजेंट 30 डिग्री पर 1/√3 होता है। तो यह हमें बताता है कि a माइनस बी 30 डिग्री के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन होगी, एक इक्वेशन होगी ये और एक इक्वेशन होगी ये। इन दोनों इक्वेशंस को हमने सोल्व करना है
जिससे हमारी ए और बी की वैल्यू निकलेंगी। अब दो इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं, चैप्टर 3 में अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, मैंने पिछले चैप्टर 4 में भी आपको बताया था कि भाई जब आपके पास दो इक्वेशन हो तो उसको सोल्व करने के 3 तरीके होते हैं। उसमें से सिर्फ मैंने एक ही तरीका बताया था, वो था आपका विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को घटा देते हैं, है ना। घटाने से हमें या तो ए की वैल्यू मिलेगी या बी की, उसके बाद हम ए की वैल्यू निकालते हैं दूसरे की, ठीक। तो आप इन दोनों इक्वेशन को घटा दो, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है। अब जरूरी नहीं घटाने पर ही वैल्यू मिलेगी, आप जोड़ दो तब भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। जोड़ के दिखाऊं आपको मैं, घटाने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप जोड़ोगे ना तब भी आपको वैल्यू मिलेंगी ही मिलेंगी। कैसे दिखाएं, तो एक इक्वेशन है हमारे पास a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, एक है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। जोड़ते हैं इसको, है ना। जोड़ेंगे तो निशान चेंज होगा नहीं, क्योंकि घटाते हैं तब तो निशान चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाता है, माइनस प्लस माइनस का हो जाता है, इसलिए निशान चेंज होता है। जब आप जोड़ दो तो निशान चेंज नहीं होगा। b से b कट गया, ऊपर है a प्लस ए, 2a बराबर 60 प्लस 30। जोड़ रहे हैं, घटाते तो यहाँ पे माइनस का निशान लगता है, लेकिन अब आप जोड़ रहे हैं तो 60 प्लस 30 करना पड़ेगा, तो 90। बात समझ में आ गई। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 बटे में ले जाओ, 90/2 45 डिग्री, यानी हमारा जो a है वो आ गया 45 डिग्री के बराबर। इतनी बात क्लियर है। a कितना आ गया, 45 डिग्री के बराबर। वापस समझ लो, ये हमको दिया था a प्लस बी बनाया, ये हमको दिया था a माइनस बी बनाया, इनको सोल्व किया, a की वैल्यू आ गई। अब इस a की वैल्यू को चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, चाहो इक्वेशन सेकंड में रख दो, आपकी मर्जी है, वहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो पहले आप खुद ट्राई कर लो, रखूँ मैं a का 2 मिनट, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 क्या हमारी, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, है ना। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a कितना है 45 डिग्री, प्लस b बराबर 60 डिग्री। 45 को इस तरफ भेज देते हैं, b की वैल्यू आ गई 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री। b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 60 में से 45 गया 15 डिग्री, ये आ गई हमारी b की वैल्यू। समझ में आ गई, a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15, ठीक है। अच्छा, अब आप इस इन्फॉर्मेशन में देखेंगे ना, इस इन्फॉर्मेशन में, तब आप यहाँ से रीचेक भी कर सकते हैं, वैसे तो यहाँ से भी हो जाता, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 45 और 15 इन दोनों का जोड़ जो है वो 0 डिग्री से तो बड़ा है, क्योंकि 45 और 15 60 हो गया, 60 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। ऐसे इसने कहा कि a की वैल्यू b से बड़ी आएगी, और आई भी है, हमारी a की वैल्यू 45 आई है जबकि b की वैल्यू 15 आई है। तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि भैया a जो है वो b से बड़ा है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन बहुत आसान था, हमने जो हमें दिया गया था उससे सोल्व करके दो इक्वेशन बनाई, इक्वेशन को सोल्व किया, a और b की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ट्रू फॉल्स हैं, आपने ट्रू और फॉल्स बताने हैं। देखिए, कहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं। ट्रू और फॉल्स बताओ और उसका कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, उसका रीज़न भी देना है। पहला है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, जो कि गलत है। क्यों है वो देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम साइन a प्लस बी लिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि साइन की a से मल्टीप्लाई होगी साइन की b से मल्टीप्लाई होगी, ये नहीं होता, बताया था मैंने आपको। अब इसने क्या लिखा है, इसने लिख दिया साइन a प्लस बी बराबर साइन की a से मल्टीप्लाई कर दी और साइन की b से मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन इसका मतलब तो ये होता ही नहीं है। अभी तो बताया मैंने कि साइन का मतलब ऐसा होता ही नहीं है कि साइन की a से मल्टीप्लाई करो साइन की b से मल्टीप्लाई, ऐसा हो नहीं होता।
यहाँ पर जो a प्लस बी है वो तो एक एंगल है ना, साइन उसका नाम है, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली बात है गलत होगा। अब इसको लिखोगे कैसे वो समझो। तो आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप कहेंगे कि यह कथन असत्य है, क्यों है। तो माना आप एग्जाम्पल में लिखें, माना a बराबर है 30 डिग्री और b को मान ले लेट से 30, इसको माना है ना, 30 तो नहीं मान सकते ना, ठीक है ठीक है मान लो, b मान लो 60 डिग्री, a को 30 मान लो और b को 60 मान लो। फिर वैल्यू निकाल के देख लो, साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर साइन a की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री प्लस b की वैल्यू 60 डिग्री। समझ रहे हैं, मैंने सिर्फ वैल्यू रख दी। अब देख लेते हैं क्या ये बराबर आएंगे या नहीं आएंगे, है ना। तो ये हो गया साइन 90 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री पर कितना होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री पर √3/2। अब देखिए साइन 90 पे तो होता है 1, अब आप इन कैल्शियम लेंगे तो 2 1 प्लस √3, ये दोनों तो बराबर आए नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन a प्लस बी बराबर नहीं होगा साइन a प्लस बी के, साइन a प्लस साइन बी के। समझ में आ गई, साइन a प्लस बी बराबर नहीं होगा साइन a प्लस साइन बी के। क्यों, क्योंकि हमने कोई वैल्यू रखी थी और उसमें बराबर नहीं आई। अगर ये सच होता तो कोई भी वैल्यू रखते तो बराबर आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है ना। तो आप उदाहरण दे के कह सकते हो कि भैया ये स्टेटमेंट जो है, ये जो कथन है ये असत्य है। डाउट क्लियर हो गया। सेकंड, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। भाई जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे क्या साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा क्या, ये पता करना है। टेबल में देखते हैं सिंपल, ये अपनी टेबल है ना। तो इसमें ये थीटे के एंगल दे रखे हैं भाई 0 डिग्री 30 डिग्री 45, यहाँ पर एंगल बढ़ रहा है। तो हमें देखना है कि क्या साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है। देखें तो देखो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 फिर 60 फिर 90। 0 डिग्री पर साइन है 0, 30 डिग्री पर साइन कितना है 1/2 है ना। तो एक बार मैं पेन निकाल लूँ, देखिए साइन 0 डिग्री पर 0 है, ठीक है जी। साइन 30 डिग्री पर कितना है 1/2, 1/2 मतलब 0.5 है ना। फिर है 1/√2, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से 0.71 मिलेगा, लगभग लगभग बता रहा हूँ मैं अंदाज़ा से। ऐसे इसको आप सोल्व करेंगे तो ये भी लगभग 0.87 मान लेता हूँ, है ना, लगभग इतना मिलेगा। और 90 तो अच्छा मैं कैसे कर रहा हूँ वो बताऊँ, मैं √3 की वैल्यू को सोल्व कर ले रहा हूँ। √3 की वैल्यू लगभग होती होगी 1.41 के समथिंग, उसको फिर 2 से भाग कर देता हूँ, वहाँ से मिल जाता है। यहाँ पे फिर हर का परमेयीकरण करके इसको सोल्व कर रहा हूँ तो ये मिलता है ना। तो आप यहाँ पे देखिए पहले था 0, फिर था 0.5, फिर था 0.71, फिर था 0.87 और फिर था 1। जैसे जैसे एंगल बढ़ा 0 30 45 60 90, जैसे जैसे एंगल बढ़ा वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ती गई। 0 फिर 0.5 बढ़ गई ना, 0.71 बढ़ गई, फिर कहाँ पहुँच गई 1 पे पहुँच गई। अब वैसे भी आप यहाँ से देख सकते थे 0 पे तो 0 था, 90 पे 1 हो गया। यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो कैसे करना आपने, देखिए सेकंड स्टेटमेंट है ना, आप इसमें लिखेंगे कि यह कथन सत्य है। क्यों है, क्योंकि साइन 0 डिग्री पर 0 होता है जबकि साइन 90 डिग्री पर 1 होता है। हमने यहाँ से एंगल को बढ़ाया तो वहाँ से इसकी वैल्यू भी बढ़ गई, इसलिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, यानी जब जब एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा का जो मान है, जो वैल्यू है साइन थीटा की, वो भी बढ़ेगी। तो ये कथन हो गया सत्य और ये हमारा पहले वाला असत्य था। तीसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चेक करते हैं कि भाई जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो क्या कोस थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, देख लें। चलो कोस थीटा हमारा ये ना, पहले है 1 और फिर घटते घटते 0 हो गया भाई, ये तो घट रहा है ना। कोस 0 डिग्री पर तो 1 था, फिर जैसे जैसे एंगल बढ़ा वैसे वैसे क्या हो गया, घट गया।
वैसे आप इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको स्टार्टिंग से पता चल गया ना, पहले 1 था फिर लास्ट में 0 आ गया। तो आप क्या कहेंगे कि भैया यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि कोस 0 डिग्री पर तो होता है 1 और कोस 90 डिग्री पर होता है 0। तो जैसे ही मैंने थीटा को बढ़ाया, एंगल को बढ़ाया, वैसे ही कोस थीटा की जो वैल्यू है वो कम हो गई। तो इसलिए यह कथन असत्य है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा है। इसका मतलब समझ लो कि भाई मैं थीटा का कोई भी मान रख दूं तो क्या साइन थीटा और कोस थीटा बराबर आएंगे? देख लेते हैं। साइन थीटा और कोस थीटा, जब आप थीटा की कोई भी वैल्यू रख दें तो क्या ये बराबर होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भैया जब मान लो साइन, मान लो मैं 30 डिग्री रखता हूँ, थीटा की वैल्यू मैंने क्या रख दी? 30 रख दी, तो क्या साइन 30 और कोस 30 बराबर होते हैं? नहीं होते। तो इसने तो कहा है कि भाई थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होंगे, जो कि गलत है ना। अभी मैंने थीटा के जगह 30 रखा तो बराबर हुआ नहीं। साइन 30 तो 1/2 होता है, कोस 30 √3/2 होता है, तो ये तो बराबर नहीं होगा। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये खत्म हो गया हमारा असत्य है। 5वां, a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। देख लेते हैं कि भैया कोट 0 डिग्री पर क्या अपरिभाषित है या नहीं है, ये बताना है। ठीक है, चेक करें टेबल का हमारी, ये रही कोट 0 डिग्री पर, यहाँ पर देखिए अपरिभाषित है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? बिल्कुल सही होगी। इसने भी तो यही कहा कि भैया कोट 0 डिग्री पर, जब a की वैल्यू 0 डिग्री रखोगे तो कोट 0 डिग्री पर परिभाषित नहीं होगा। तो हमारा भी टेबल में क्या आ रहा है? परिभाषित नहीं है। अपरिभाषित का मतलब ये हो ना, परिभाषित नहीं है। तो हमारी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को सोल्व कर लिया और कल हम करेंगे अगला टॉपिक। कल का टॉपिक आपको बता देता हूँ पहले। कल हम करेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको पढ़ेंगे और इसको पहले मैं डिराइव करके दिखाऊंगा। वैसे इसके फॉर्मूले दिखा देता हूँ आपको मैं। इसके अंदर ये फॉर्मूले यूज़ होंगे। तो पहले तो हम इन फॉर्मूलों को डिराइव करेंगे कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से, बने कैसे। उसके बाद फिर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक, तो कल मिलते हैं। थैंक यू।